मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानने वाले हैं सर्वनाम पदों का परिचय कैसे दिया जाता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था संज्ञा पदों का परिचय हम कैसे देते हैं और संज्ञा पदों का परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं सर्वनाम पदों का परिचय देते समय कौन कौन सी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है और साथ में सर्वनाम पदों का पद परिचय हम कैसे देंगे। सबसे पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं और साथ में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हम सभी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इससे संबंधित आप वीडियो भी देख सकते हैं। हमें जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सभी भेदों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तब तक हम सर्वनाम पदों का पद परिचय नहीं दे पाएंगे। आइए जल्दी से एक बार अभ्यास कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति या वस्तु होती है वो निश्चित होती है, उसके बारे में हमें निश्चित जानकारी होती है। इसका विपरीत होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में प्रश्न का बोध होता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। साथ ही यहाँ पर आप उदाहरण भी देख सकते हैं। बाहर कौन आया है, इससे पहले भी जो हमारे प्रकार हैं उनके भी उदाहरण आप देख सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम: जहाँ 2 बातों के बीच में संबंध दिखाया जाता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वह लड़की आई जो ट्यूशन करना चाहती है, तो जो शब्द है वो दोनों बातों का, दोनों वाक्यों का आपस में संबंध दिखा रहा है। वह कुर्सी टूट गई जिसे दादाजी ने बनवाया था, तो वह कुर्सी टूट गई जिसे दादाजी ने बनवाया था। तो जो और जिसे शब्द यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम: निजवाचक सर्वनाम में बोलने वाला वक्ता या फिर लिखने वाला लेखक अपने बारे में बात करता है। उदाहरण के लिए, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। हम अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। जब वक्ता और लेखक अपने बारे में बात करता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम शब्दों के बारे में एक विशेष जानकारी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि सर्वनाम शब्दों के साथ जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो कारक चिन्हों को हम शब्दों के साथ जोड़कर लिखते हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं के साथ अगर हम ने लगाना चाहते हैं तो मैंने पूरा एक साथ लिखेंगे, लेकिन संज्ञा शब्दों के साथ, किसी नाम के साथ अगर हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उनको अलग करके लिखते हैं। जैसे सीता ने, सीता और ने दोनों हम अलग लगाएंगे, लेकिन मैं के साथ, सर्वनाम पद के साथ जब हम ने का प्रयोग करेंगे तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। इसी प्रकार से मुझको, उसने, ये सभी जो हमारे कारक चिन्ह हैं उनको हम सर्वनाम शब्दों के साथ बिल्कुल जोड़कर लिखेंगे। जब हम सर्वनाम पदों का परिचय देंगे तो निम्नलिखित बातों के हिसाब से ही हम परिचय देंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो पद हमसे पूछा गया है वो सर्वनाम है। अगर हमने सर्वनाम पद की पहचान कर ली है तो दूसरा जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा सर्वनाम का भेद बताना। अभी हमने देखा सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, तो हमें पहचान करनी होगी जो सर्वनाम पद है वो किस प्रकार का है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिंग है। जो भी सर्वनाम पद हमसे पूछा जाएगा उसके बारे में हमें लिंग बताना है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। संस्कृत भाषा में हमारे 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो सभी जो वस्तुएं होती हैं, सभी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, जो भी हमारे पास नाम वाली वस्तुएं होती हैं, उनका कोई ना कोई लिंग जरूर होगा, या तो वो स्त्रीलिंग में होंगे या फिर वो पुल्लिंग में होंगे।
तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वचन के बारे में बताना। जो सर्वनाम पद है जिसका हम परिचय दे रहे हैं उसका एक वचन में प्रयोग किया गया है या फिर बहुवचन में प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो अगला हमारा बिंदु रहेगा कारक। कारक का नाम बताना है, सर्वनाम पद के साथ किस कारक का प्रयोग किया गया है। कभी कभी कारक की जो विभक्ति होती है वो लिखी जाती है, लेकिन कभी कभी कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो हमें पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और देखना है किस कारक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता। यह बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कारक के अंतर्गत सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं लगाया जाता। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो कारक के जो 7 भेद हैं वो हमारे सर्वनाम पे लागू होते हैं, लेकिन जो संबोधन कारक है वो सर्वनाम पर हम लागू नहीं कर सकते। आगे हम संबंध दिखाएंगे। जो हमारा पद है वो पूरे वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया गया है, उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है और बाकी पदों के साथ क्या संबंध है। जब भी हम सर्वनाम पदों का पद परिचय देंगे तो अपने दिमाग में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इनका पद परिचय देंगे। आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार बताएंगे, फिर हम लिंग बताएंगे, फिर हम वचन बताएंगे, फिर हम कारक बताएंगे और फिर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताएंगे। आइए कुछ उदाहरणों का अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है हमारा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं को हाईलाइटेड किया गया है, यानी मैं का हमें पद परिचय देना है। परीक्षा में भी आपसे कुछ इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी पद आपसे पूछा जाएगा जिसका परिचय आपको देना है उसको या तो अंडरलाइन किया जाएगा, रेखांकित किया जाएगा या फिर उसको हाईलाइटेड किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले हमने पहचान की सर्वनाम है। फिर दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु अभी डिस्कस किया है कि कौन सा प्रकार है। अब मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा आगे पुरुषवाचक का प्रकार भी हमें लिखना है कि उत्तम पुरुष की बात की गई है। जब हम अपने विषय में बात करते हैं तो वो उत्तम पुरुष होता है। जब हमने सामने वाले के बारे में बात करनी है तो वो हमारा मध्यम पुरुष होता है। और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो वो हमारा अन्य पुरुष होता है। साथ में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये हमारा पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। क्योंकि पूरे वाक्य में यहाँ पर ने, कर्ता ने विभक्ति नहीं लगाई है, लेकिन पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि क्रिया को करने वाला कौन है, मैं यानी कर्ता। इसलिए सिर्फ कारक की विभक्ति को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर कारक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कारक की विभक्ति का अनेक स्थान पर लोप हो जाता है, उसको प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि किस प्रकार का कारक यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे है हमारा पढ़ना क्रिया का कर्ता। तो क्रिया के साथ क्या संबंध है कि पढ़ना क्रिया को करने वाला कौन है, मैं, यानी वो करता है। तो इस प्रकार से हम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इनका परिचय देंगे। आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। चाय में कुछ पड़ा है, तो कुछ का हमें पद परिचय देना है। कुछ हमारा सर्वनाम है। अब हमें पता नहीं चाय में क्या पड़ा है, क्या गिर गया है, तो इसके लिए हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। साथ में चाय में कुछ पड़ा है, पड़ी है, तो यहाँ से हम क्रिया से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा पुल्लिंग है। साथ में एक वचन है। अगर पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं और क्रिया को देखते हैं, पड़ा है, तो ये हमारा एक वचन की ओर इशारा करता है। अगर पड़े हैं, है के ऊपर बिंदु आता तो क्रिया से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वचन की बात की जा रही है या फिर बहुवचन की बात की जा रही है। और साथ में कर्म कारक है और पड़ा क्रिया का कर्म है। तो ये हमारा जो है कुछ शब्द कर्म का कार्य कर रहा है और साथ में क्रिया का कर्म है। इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम परिचय देंगे। आइए कुछ और अभ्यास कर लेते हैं। हमेशा की तरह एक ही बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर व्याकरण में या किसी भी विषय में हम परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमें अभ्यास तो करना ही होगा। जितने ज़्यादा उदाहरण का हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अगला उदाहरण है, वह विद्यालय गया। तो वह का हमें यहाँ पद परिचय देना है। हमें पता है वह सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम है क्योंकि वह किसी और की बात की जा रही है। साथ में पुल्लिंग है, साथ में एक वचन है और कर्ता कारक है और गया क्रिया का कर्ता है। आगे है हमारा, वह कौन है जो अपने धर्म को नहीं निभाता। वह पद हमारा सर्वनाम है और साथ में पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर वह जो है वो वक्ता है, बोलने वाला है, जिसकी बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ये पुरुषवाचक है। लेकिन पहले उदाहरण में अगर हम देखें तो वह विद्यालय गया, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि वह शब्द को देखते ही हम बता दें कि ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर अन्य पुरुष है। पहले पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ के उसका संबंध देखेंगे कि किस प्रकार से इसका
प्रयोग किया गया है। तो पहले उदाहरण में वह अन्य पुरुष का कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरे उदाहरण में वह पुरुषवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और है क्रिया का कर्ता है। कौन भी हमारा यहाँ पर सर्वनाम है और कौन जो शब्द है वो किसी प्रश्न के बारे में बोध कराता है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है, एक वचन है। लिंग और वचन का निर्धारण हम वह शब्द से करेंगे। जब वह शब्द को हम पढ़ते हैं और पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पुल्लिंग की बात की जा रही है और साथ में एक वचन की बात की जा रही है। तो कौन शब्द का निर्धारण करने के लिए हम वह और क्रिया को अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में संबंध कारक है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा संबंध कारक में दो बातों के बीच में संबंध दिखाया जाता है। वह कौन है जो अपने धर्म को नहीं निभाता, कौन है जो, तो यहाँ पर ये क्या है, संबंध कारक है और साथ में है क्रिया का कर्ता। जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये संबंध को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। साथ में अन्य पुरुष है, क्योंकि जो, अब यहाँ पर ये अन्य पुरुष की ओर इशारा करता है। वह कौन है जो अपने धर्म को नहीं निभाता, यानी किसी और व्यक्ति की बात की जा रही है। साथ में पुल्लिंग है, कर्ता कारक, निभाता क्रिया का कर्ता। अपने शब्द है, ये भी हमारा सर्वनाम है। और किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ अपने विषय में बात की गई है। साथ में हमारा पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक, धर्म को संबंधी शब्द, धर्म को, अपने धर्म को, तो यहाँ पर संबंध किसके साथ है, धर्म के साथ संबंध है। इस प्रकार से हम इन शब्दों का पद परिचय दे सकते हैं, क्योंकि सभी हमारे सर्वनाम पद हैं। यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं और इन उदाहरण में भी हमें सर्वनाम पदों का पद परिचय देना है। हम बिल्कुल उसी प्रकार से अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन सा लिंग है, वचन क्या है, कारक क्या है और क्रिया के साथ इसका संबंध क्या है, या फिर वाक्य में प्रयोग किए गए अन्य पदों के साथ उस सर्वनाम पद का क्या संबंध है। आइए एक उदाहरण करके देखते हैं, जैसे कि कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। यहाँ पर कौन जो हमारा पद है वो सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि प्रश्न का बोध कराया जा रहा है। साथ में एक वचन है। पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कौन यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है और है क्रिया के साथ कर्ता कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम पूरे पद का परिचय देंगे। बाकी उदाहरणों का अभ्यास आप खुद से कर सकते हैं और साथ में आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से इनका अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं, जब भी हम सर्वनाम पदों का पद परिचय देते हैं तो किस किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं और किस किस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमें ध्यान रखना है। हम जानते हैं सर्वनाम पदों का प्रयोग हम संज्ञा पदों के स्थान पर करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा ही कहती है कि जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम संज्ञा पदों का परिचय देते हैं, ठीक वैसे ही हम सर्वनाम पदों का परिचय भी देते हैं। लेकिन सर्वनाम संज्ञा की तरह लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। अतः पद परिचय देते समय अगर हम उसके लिंग की सूचना नहीं भी देते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी हमारा सर्वनाम पद है और उसके लिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमें उसका संबंध पूरे वाक्य में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसका निर्धारण किया गया है। इसलिए सर्वनाम पदों में अगर लिंग नहीं भी बताया जाता है तो भी हमारा पद परिचय सही कहलाएगा। अगर हम बताते हैं तो उसके लिए हमें पूरे वाक्य को पढ़ना पड़ेगा और वाक्य को पढ़ने के बाद हमें लिंग का निर्धारण करना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्वनाम हमारे वचन के अनुसार बदलते हैं। तो वचन के बारे में हमें देखना है, सर्वनाम किस वचन में प्रयोग किया गया है, एक वचन में किया गया है या फिर बहुवचन में। अगर हमारा सर्वनाम पद पुरुषवाचक है तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषवाचक के 3 और भेद हैं। तो हमारा उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है। अगर हम सिर्फ पुरुषवाचक लिखते हैं तो आगे भी हमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि पुरुषवाचक में भी कौन से प्रकार का हमारा पद है। सर्वनाम पदों का और संज्ञा पदों का क्रिया के साथ एक जैसा संबंध होता है। तो जिस प्रकार से हम क्रिया का संबंध संज्ञा पदों का परिचय देते समय दिखाते थे, वैसे ही हम सर्वनाम पदों का परिचय देते समय क्रिया के साथ संबंध जरूर बताएंगे कि किस प्रकार का संबंध क्रिया के साथ है। आगे अगर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो वहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, कोई तथा कुछ। कोई का प्रयोग विशेष रूप से हम प्राणियों के लिए करते हैं और कुछ का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए करते हैं। इसलिए कोई शब्द हमारा सर्वनाम प्राणियों की संख्या बताता है और कुछ शब्द हमारा वस्तुओं के परिणाम के बारे में बताता है। इसी आधार पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम 2 और भागों में बांट देते हैं, अनिश्चयवाचक संख्यावाची सर्वनाम और अनिश्चयवाचक परिमाणवाची सर्वनाम।
अगर हमारा कोई शब्द आता है तो उसके परिचय में हम अनिश्चयवाचक संख्यावाची सर्वनाम लिखेंगे, और यदि कुछ पद दिया जाता है तो उसका पद परिचय देते समय हम अनिश्चयवाचक परिमाणवाची सर्वनाम लिखेंगे। तो इस तरह से हम स्पष्ट कर देंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी किस प्रकार का भेद है। अगर वो प्राणियों के लिए प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर कोई शब्द का प्रयोग होगा, अगर वस्तुओं के लिए प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग होगा, और उसी के हिसाब से हम कोई के लिए अनिश्चयवाचक संख्यावाची सर्वनाम और कुछ के लिए अनिश्चयवाचक परिमाणवाची सर्वनाम, इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में एकवचन और बहुवचन दोनों ही रूप मिलते हैं। यह वह ये हमारे एकवचन के रूप हैं, ये और वे ये हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जब भी इनका परिचय देंगे तो हम एकवचन और बहुवचन का निर्धारण कर सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन का प्रयोग प्राणी के लिए करते हैं और क्या का प्रयोग वस्तु के लिए करते हैं। इनके बहुवचन रूप भी इस प्रकार से बनते हैं, जैसे कौन एक वचन में प्रयोग किया जाएगा तो इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, बाहर कौन खड़ा है। तो यहाँ पर हमें पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद ये पूरा क्लियर हो जाता है कि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, और इसलिए यहाँ पर जब हम पद परिचय देंगे कौन पद का तो एक वचन लिखेंगे। बहुवचन में करने के लिए बाहर कौन कौन खड़ा है तो 2 बार हम कौन लगाएंगे, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की गई है और इसलिए ये बहुवचन रूप है। तो कौन कौन का अगर हमसे पद परिचय पूछा जाता है तो हम उसको बहुवचन के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार क्या शब्द का प्रयोग भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। एक वचन में करेंगे आप क्या लाए हैं, तो यहाँ एक वस्तु की बात की जा रही है। अगर बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो आप क्या क्या लाए हैं, यानी एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात की जा रही है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जाना कि सर्वनाम पदों का पद परिचय हम कैसे दे सकते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान हम रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, साथ में आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे विशेषण पदों का पद परिचय कैसे दिया जाता है और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।